प्रवासी साहित्य हिंदी साहित्य की मुख्य धारा में मिल चुका है। आज सुनिए प्रवासी कहानीकार अरुणा सब्बरवाल की लिखी हुई कहानी उसका घर। अरुणा सब्बरवाल जी एक हिंदी साहित्यकार हैं जो अपनी मार्मिक कहानियों के लिए जानी जाती हैं। उनके लेखन में मानवीय संवेदनाओं और सूक्ष्म भावनाओं का चित्रण प्रमुखता से मिलता है। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। बहुत अजीब थी वो सुबह, आवाज़ रहित सुबह, सब कुछ खामोश, एक भयानक सन्नाटा, कहीं भी आवाज़ का नामो निशान नहीं था। उसने हथेलियाँ रगड़ी, सर्दी के लिए नहीं, सरसराहट की आवाज़ के लिए। खिड़की खोली, सोचा हवा के झोंके से ही कोई आवाज़ हो सकती है। लकड़ी के फर्श पर थपथपाया कि आवाज़ तो हो, कोई भी कुछ भी, कहीं से कुछ भी सुनाई तो पड़े। पेड़ भी सुन्न पड़े थे, आवाज़ रहित, एक भयानक सन्नाटा। पर नहीं, उसने अपनी ही घंटी बजाई। थोड़ी आवाज़ हुई, आवाज़ होती पर मर जाती थी, कोई अनुगूंज नहीं बजती थी। ये कैसे पेड़ थे, कैसी हवा थी, हरकत रहित, जिसमें न सुर न ताल। उसने खांस कर देखा, खांसी भी मर गई थी, जैसे प्रेरणा, उसकी दोस्त। अब उसकी कभी आवाज़ नहीं आए। वो क्या गई, मानो सब कुछ अचानक मर गया हो। ये सोचकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। शायद वो प्रेरणा की मौत की खबर को सह नहीं पा रहा था। पिछले सप्ताह ही तो मिली थी वो उसे, अब तक तो फ्यूनरल भी हो गया होगा। हैरान था खुद पर, अब तक हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहा उसके घर जाने की। शायद वो लोगों को उसकी मौत का मातम करते नहीं देख सकता था, या फिर प्रेरणा की जो छवि उसके जहन में थी उसे संजोकर रखना चाहता था। फ्यूनरल को हुए भी 4 दिन हो चुके थे। तैयार होकर उसने गैराज से कार निकाली, नेविगेशन सेट किया और भारी मन से उसके घर चल दिया। रास्ते भर यही सोच रहा था, वहाँ जाकर क्या कहूँगा। आज तक तो कभी अफसोस पर गया नहीं, ये उसके लिए पहली बार था। वो नहीं जानता था कि ऐसी स्थिति में कब और क्या कहना चाहिए। यही सोचते सोचते वो सड़क भी आ गई जहाँ प्रेरणा का घर था। उसका दिल धड़कने लगा। सड़क इतनी लंबी थी कि ख़त्म होने को ही नहीं आ रही थी। दोनों ओर कतारों में पेड़ ही पेड़ लगे थे। उसका मन तो धुंधला था ही, धुंध ने वातावरण को और भी धुंधला कर दिया था। उसने अपना चश्मा साफ़ किया। बड़ी कठिनाई से उसके घर का नंबर दिखाई दिया। घर बहुत अंदर को धंसा था। उसने कार बाहर ही पार्क कर दी। कार से पाँव बाहर रखते ही उसके पाँव साथ देने से इनकार करने लगे। बाहर लगे लोहे के फाटक की कुंडी हटाते ही उसमें लोहे के टकराव से कुछ क्षण के लिए वातावरण में एक आवाज़ सी गूंजी। वो भी धीरे धीरे मरती गई। पल भर को उसे लगा मानो प्रेरणा सिसकियाँ भर रही हो। घर की ड्राइव में 3 कारें खड़ी थीं। घर के चारों ओर इतने पेड़ लगे थे कि उसके मन के अंधेरे और बढ़ने लगे। एक भयानक नीरवता चारों ओर घिरी थी। लगता था सदा की भांति ब्रिटेन की मरियल धूप न जाने कहाँ दुपक कर बैठ गई थी। बादल भी बरसने को तैयार थे। वो मन के भंवर में धंसता धंसता न जाने कब और कैसे उसके दरवाजे पर पहुंचा। दिल की धड़कन बढ़ने लगी। एक पायदान दरवाजे के बाहर पड़ा था। उसने जूते साफ किए, एक गहरी सांस ली। उसने घंटी बजाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाज़ा खुला। शायद लोहे के गेट की गुंजन ने इत्तला दे दी होगी। प्रेरणा के पति सुरेश ने उसके आगे बढ़े हाथ को देखा अनदेखा कर रूखे अंदाज में बोला, अंदर आओ। उसने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, आई एम राहुल। प्रेरणा और मैं एक ही कंपनी में काम करते थे। आई एम सुरेश, बैठो। उसने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। सोफे पर बैठने से पहले राहुल ने अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाईं। बिखरी चीज़ें सोफे से हटा कर बैठ गया। उसे आंखों देखे पर विश्वास नहीं हुआ। हैरान था, क्या सचमुच ये प्रेरणा का घर है? यहाँ तो उसके व्यक्तित्व से कुछ भी तालमेल नहीं खाता। दीवारें भी सूनी सहमी खड़ी थीं। उस पर ना कोई तस्वीर, ना ही पेंटिंग। अखबारों के पन्ने, कुशन यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। टेलीविज़न और फर्नीचर पर धूल चमक रही थी। बीच के मेज़ पर पड़े खाली प्यालों में से चाय के सूखे दाग झांक झांक कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे थे। चारों ओर वीरानगी ही वीरानगी थी। लगता था घर की दीवारें तक मातम मना रही हों। मनों के विभाजन की गंध सारे घर में फैली थी। अचानक उसका ध्यान एक कोने में बैठे 2 उदास कुत्तों पर गया जो सर झुकाए प्रेरणा की मौत का मातम मना रहे थे।
राहुल, चाय? सुरेश ने पूछा। नहीं नहीं, चाय की कोई आवश्यकता नहीं। आ तो मैं पहले ही जाता, किंतु हिम्मत नहीं जुटा पाया। प्रेरणा ने तो आपका जिक्र कभी नहीं किया। हाँ, अगर आप पहले आ जाते तो अच्छा ही रहता। आपका नाम भी उसके चाहने वालों की सूची में आ जाता। सच पूछो तो मैं नहीं जानता था कि हिंदी कविता और कहानियों की इतनी मांग है। क्या आज के युग में भी कोई सभ्य इंसान हिंदी बोलता या पढ़ता है? सुरेश ने बड़े पस्त और व्यंग्यात्मक लहजे से पूछा। प्रेरणा तो बहुत अच्छा लिखती थी। उसकी एक एक कविता मन को छू लेने वाली है। उनमें व्यक्तिगत सुख दुख तथा प्रेम के रंगों की सुगंध है। ऐसी संवेदनाएं हैं जो पाठकों और श्रोताओं को आप बीती ही लगती हैं। आपने तो पढ़ी होंगी? राहुल ने सहजता से पूछा। इतना सुनते ही एक छिपी सी कुटिल मुस्कुराहट सुरेश के चेहरे पर फैल गई। उसने राहुल की बात को तूल न डालते हुए संदर्भ को बदलते हुए कहना आरंभ किया। अच्छा हुआ आप वहाँ नहीं थे। कैसे बेवकूफ़ बना गई हूँ मुझे। मैं जान ही नहीं पाया कि मेरी पत्नी कितनी फ्लर्ट थी। कितने ही दोस्त आए थे उसके फ्यूनरल पर। उस वक्त हमारे परिवार का पूरे समाज के सामने सर उठाना दूभर हो गया था। उम्र भर मना करता रहा, ऐसी प्रेम कविताएं मत लिखो, बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे। वही हुआ जिसका डर था। लोग आपस में कानाफूसी करते रहे। सब कुछ तो है, पति है, बच्चे हैं, तो किसके लिए लिखती थी? कुछ पल चुप्पी छाई रही। अचानक सुरेश बिफरता हुआ बोला, राहुल, कहीं वो तुम्हारे लिए तो नहीं? उसकी जुबान बेलगाम चलती रही। राहुल हैरान सा सोचने लगा, क्या ये वही दरिंदा है जिसे वो कंपनी के सालाना डिनर पर मिला था? राहुल कसमसाता रहा। तय नहीं कर पा रहा था कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। पल भर को उसका मन किया कि उठकर चला जाए, फिर मन को समझाते बुदबुदाने लगा। मैं उसके स्तर पर कैसे गिर सकता हूँ? वक्त की नज़ाकत को देखते हुए गुस्से को पी गया। क्षण भर को तो उसके मन में आया कि इस पत्थर से साफ साफ कह दूँ, हाँ हाँ था रिश्ता, कहीं ना कहीं बना था। इस रूहानी रिश्ते को जो नाम देना चाहो दे दो। जीवन का सच तो यही है कि प्रेरणा मेरे जीवन में रोशनी बनकर आई थी और आंसू बनकर चली गई। राहुल को वहाँ बैठे 1 घंटा बीत चुका था। अक्षुब्ध शांति को भंग करते हुए राहुल ने ही पूछ लिया, सर, बच्चे दिखाई नहीं दे रहे? श्रुति तो कॉलेज गई है और रुचि सहेलियों के साथ बाहर गई है। सारा दिन घर में बैठकर करेगी भी क्या? मैं उनकी माँ की मौत को बड़ा मुद्दा बनाकर उनकी पढ़ाई में विघ्न नहीं डालना चाहता। घर को बिखरते नहीं देख सकता। मेरा घर मेरे लिए मंदिर है। इसे बनाने में मैंने बहुत पैसा और जान लगाई है। प्रेरणा ने तो जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा लिया है। बच्चों की पढ़ाई, विवाह, घर का लोन सब उसे ही तो निपटाना है। इनके लिए पैसा भी तो चाहिए। वो भावहीन बोलता गया। राहुल ने सब कुछ जानते हुए भी विरोध का नहीं, मौन के हथियार को अपनाना सही समझा। सोचने लगा, सुरेश, जो तुम नहीं जानते मैं तुमसे अधिक जानता हूँ। मैंने ही तो सैंक्शन करवाया था प्रेरणा के मकान के लिए इतना बड़ा लोन, फिर उसे बाध्य भी किया कि लोन की इंश्योरेंस लेने के लिए। तुझ जैसे पाखंडी ने उसे बदले में क्या दिया? आंसू, यातनाएं, उम्र भर आज़ादी से कलम उठाने की बंदिशें। भगवान का शुक्र है मैं था जिसे वो पति के नोकीले शब्दों के कंकरों से पड़े दाग दिखा सकती थी। उसकी तो हंसी तक खोखली हो चुकी थी। अक्सर यही कहा करती थी कि उसे अपना घर कभी अपना नहीं लगा। वो सीखती रही अशांति में शांति से रहने की कला। उम्र भर मुखौटा चढ़ा स्वयं को धोखा देती रही। राहुल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो प्रेरणा की स्टडी देखने को उतावला हो रहा था। अभी तक उसे कोई सुराग तक नहीं मिला था। बाथरूम के बहाने दूसरे कमरों में झांक कर देखने की कोशिश करता राहुल उसका स्टडी टेबल ही टटोलता रहा। हार कर उसने सुरेश से पूछ ही लिया, सर, क्या मैं प्रेरणा की स्टडी देख सकता हूँ जहाँ वो बैठकर लिखा करती थी? क्यों नहीं? वो बड़े व्यंग्यात्मक लहजे से बोला, आओ मेरे साथ। वो देखो सामने, उसमें गार्डन में एक लकड़ी के खोखे की ओर इशारा करते हुए कहा। वही थी उसकी स्टडी। इतना कहकर उसके मुख पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। राहुल भली भांति जानता था कि जिसे वो कमरा कह रहा है वो और कुछ नहीं, वो कमरा नहीं, 5/8 फुट लकड़ी का शेड है। मुर्गी खाने से भी छोटा शेड। खुलते ही राहुल का सर चकरधानी की तरह घूमने लगा। शेड के चारों ओर मकड़ी के जाले लगे थे। चारों ओर सीलन की गंध पसरी थी। शेड खचाखच फालतू सामान से भरा था। उसकी दीवारों पर खुरपी, कैंची, फोर्क वगैरह टंगे थे। सामने 1-2 पुराने सूटकेस और खाली पेंट के डिब्बे भी पड़े थे।
आधा धरातल तो घास काटने वाली मशीन ने ले लिया था। शेष थोड़ी से स्थान पर एक पुराना सा बुक शेल्फ था जिस पर प्रेरणा की किताबें, पेन और पेपर पड़े थे। कुछ मोमबत्तियां और बैटरी वाली बत्तियां पड़ी थीं। एक छोटा सा पोर्टेबल मेज और पोर्टेबल कुर्सी पड़ी थी। एक पोर्टेबल हीटर भी पड़ा था। फर्श पर कीड़े मकोड़े तथा चूहे फुदक रहे थे। बिजली का कोई प्रबंध नहीं था। हाँ, एक छोटी सी प्लास्टिक की खिड़की से रोशनी झांक रही थी। जो देखा वो अविश्वसनीय था कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान से इतना क्रूर हो सकता है। हिचकिचाते हिचकिचाते उसने राहुल से पूछ ही लिया, भला लिखती कैसे होगी बिजली के बिना? डर भी लगता होगा। डर? वो सामने कैनल्स में 2 कुत्ते देख रहे हो? वो प्रेरणा के वफादार कुत्ते हैं। मजाल है कि कोई उसकी किसी चीज़ पर हाथ भी लगा सके। खाने को पड़ेंगे। प्रेरणा के अंगरक्षक भी कह सकते हो। तुमने ये कहावत सुनी होगी, जहाँ चाहा वहाँ रहा। मेरे सामने उसे लिखने की इजाज़त ही कहाँ थी? मुझे बच्चों की माँ और पत्नी चाहिए थी, लेखिका नहीं। अपने घर में मुझे कविताओं के माध्यम से प्रेम का इजहार नहीं चाहिए था। देखो ना, अब उसकी किताबें, कविताएं, कहानियाँ सब बेकार हैं। कौन पढ़ना चाहेगा उन्हें? बच्चों का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने नौकर से इकट्ठी करवा कर बक्से में डाल दी है। तुम चाहो तो ले जा सकते हो, नहीं तो चैरिटी शॉप में दे दूंगा, उसने अलगर्जी से कहा। राहुल को लगा मानो किसी ने उसके कानों में किरचियाँ डाल दी हों। राहुल उसे कह भी क्या सकता था? वो प्रेरणा का पति था। राहुल बड़बड़ाता रहा, जा थोड़ा सा दिल खरीद कर ला। समानता का दर्जा तो क्या उसे तू अपनी मर्जी से जीने का अधिकार तक तो नहीं दे सका? तुम क्या जानो कुबेर का खजाना? लेखन का भी एक अनूठा नशा होता है। पत्रिका या किताबों पर अपना नाम देखकर अपने लिखे शब्द जो धुएं की तरह उठते हैं और हमेशा के लिए कागज़ पर अंकित हो जाते हैं। दुनिया में कोई और चीज़ उससे और ज़्यादा स्थायी नहीं हो सकती। सर, यादगार के लिए कुछ किताबें तो रख लेते। यादगार? क्यों बेकार की बात करते हो? औरत भी कोई याद रखने की चीज़ है क्या? हाँ, प्रेरणा ने 2 बच्चियाँ जरूर दी हैं, उनके लिए मैं आभारी हूँ। जानवर भी अगर घर में रहता है उससे भी मोह हो ही जाता है। राहुल अब पल भर वहाँ नहीं रुकना चाहता था। बुदबुदाने लगा, शाबाश है प्रेरणा को, जो जिंदगी की रेल पेल में पिसते पिसते भी ऐसे कठोर वातावरण में अपना काम करती रही। भारी मन से गार्डन से अंदर आते आते राहुल का पाँव हॉल में पड़े एक खुले गत्ते के डब्बे से टकराया, जिसमें से प्रेरणा के सभी सामान उचक उचक कर झांक रहे थे। लगी तो नहीं? मैं तो इन्हें देखते आपे से बाहर हो जाता हूँ। तभी बक्से में रखवा दिए हैं, जब समय मिलेगा निपटा दूंगा। उसकी हृदयहीन बातें राहुल के हृदय को बिंधती रहीं। कितनी आसानी से समेट लिया था सुरेश ने प्रेरणा का सब कुछ। उसकी 25 वर्ष की मेहनत से लिखी संपत्ति को 4 दिन में अपने जीवन से निकाल कर फेंक दिया। अभी तो उसकी राख भी ठंडी नहीं हुई है। इतनी बेरहमी, इतनी नफरत क्यों? सुरेश का क्या गया? खोया तो मैंने है, अपना सोलमेट। अब किससे करूँगा मन की बातें? कौन सुनेगा मेरी कविताएं? भावनाओं को रोकते हुए भी राहुल की आंखें भर रहा आईं। उसकी भर्राई आंखों को देखकर सुरेश तिलमिला उठा। भौंहों पर बल पड़ गए, माथे की रेखाएं गहरा गईं, स्वर में कसैलापन झलकने लगा। वो बड़ी कड़वाहट से बोला, आई सी राहुल, कहीं तुम वो तो नहीं हो जिसके साथ वो रात को देर देर तक बातें करती थी? आई मीन बॉयफ्रेंड। इतना सुनते ही राहुल की सांस रुक गई, निगाह ठहर गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया हो या पंजा डालकर उसका दिल चाक चाक कर दिया हो। प्रेरणा तो उसकी दोस्त थी, केवल दोस्त, जिसमें ना कोई शर्त, ना आडंबर, ना बनावट। इस दोस्ती का एक ही रंग था, खालिस, बिल्कुल खालिस। अपनेपन की गहनता उसकी नब्ज़ थी। प्रेरणा के पास नई राह पर चलने का हौसला नहीं था। उसकी खामोशी लफ्ज़ों में परिभाषित होती थी। ऐसी थी वो, राहुल वहाँ से भाग जाना चाहता था। वो अपनी खामोशी गीली आंखों से चुपचाप प्रेरणा की असहनीय पीड़ा को गले लगाए उसकी कुर्बानियों पर कुर्बान अपने घर लौटने की तैयारी करने लगा। वो अब संतुष्ट था कि प्रेरणा अब आज़ाद है। उसे याद आया, प्रेरणा तो अक्सर कहा करती थी, भविष्य क्या है मैं भी नहीं जानती, इतना जरूर जानती हूँ कि सीता सावित्री नारी का जीवन इस देश में गाय भैंस के जीवन जैसा है, जिसके गले की रस्सी पर उसका कोई अधिकार नहीं। जैसे ही राहुल अपना पैर चौखट के बाहर रखने लगा, उसने दोनों बक्सों की ओर देखा और सोचने लगा,
मैं प्रेरणा की 25 वर्ष की अमूल्य धरोहर का ऐसे विषैले वातावरण में निरादर होने के लिए नहीं छोड़ सकता। राहुल ने सुरेश की ओर देखते इशारे से पूछा, सर क्या मैं इन्हें ले जा सकता हूँ? शौक से, किंतु इन कुत्तों से इजाज़त ले लेना। राहुल ने दोनों बक्सों को छुआ, कुत्तों की ओर देखा। कुत्तों ने सहमति में पूंछ हिलाई। उसने दोनों बक्से कार में रखे। कुत्ते उसके साथ साथ कार तक गए, मानो कह रहे हों, उसका घर तो कभी उसका था ही नहीं। अभी आप सुन रहे थे अरुणा सबरवाल जी की लिखी हुई एक मार्मिक और भावनात्मक कहानी, उसका घर। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और हाइप ज़रूर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।